कहानी की शुरुआत सन 1991 से होती है, जहां अब गल्फ वॉर खत्म हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने इराक को हराकर कुवैत को आज़ाद करवा दिया है। और अब अमेरिका इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर का काम कर रहा है, यानी कि अब कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद सब के सब अपने घर जाएंगे, इसीलिए रात को सभी सोल्जर्स पार्टी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मेजर आर्ची को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं क्योंकि इस काम के बदले वो उसे न्यूज़ देते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल एक दूसरी रिपोर्टर के साथ आ जाते हैं जिसका नाम एड्रीना है। एड्रीना कर्नल से कहती है कि आपने मेजर आर्ची को कहा था कि वो मुझे न्यूज़ दें, पर वो कभी ऐसा नहीं करते। कर्नल सब समझ जाते हैं और मेजर आर्ची से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। अगली सुबह बहुत सारे इराकी सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर रहे होते हैं। इन सब को अपने कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। दरअसल अमेरिकन सोल्जर से देखना चाहते हैं कि इन्होंने अपने कपड़ों के पीछे कहीं हथियार तो नहीं छुपाए, पर एक इराकी सोल्जर अपने कपड़े उतारने से मना कर देता है। तभी वहां पर सार्जेंट आता और कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे, पर वो इराकी सोल्जर अपने कपड़े उतारने से मना कर देता है। जिसके बाद सार्जेंट विक, जो कि एक सोल्जर है, साथ ही उनका दोस्त भी है, उससे कहता है कि इसके कपड़े उतारो। और ज़बरदस्ती जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं तो उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पर एक नक्शा होता है। ये समझ जाते हैं कि इस नक्शे में कुछ न कुछ खास है। जिस जगह का ये नक्शा है वहाँ पर कोई कीमती चीज़ हो सकती है। रात को ये दोनों के दोनों सोल्जर, साथ ही इनके साथ एक और सार्जेंट होते हैं जिनका नाम एल्गिन है, ये इस नक्शे के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेजर आर्ची आ जाते हैं। वो इनसे नक्शा ले लेते हैं और नक्शे को देखने के बाद इन्हें बताते हैं कि ये कुवैत के गोल्ड बंकर का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है। मैं 2 महीने में रिटायर होने वाला हूँ, जल्दी तुम सब भी रिटायर हो जाओगे, और अगर तुम चाहते हो कि हम सब रिटायरमेंट के बाद अच्छी जिंदगी जिएं तो हमें इस नक्शे और सोने के बारे में बिना किसी को बताए इस सोने को अपने कब्जे में लेना होगा। वैसे भी सीज फायर हो चुकी है, इसीलिए इराक का कोई सोल्जर हमें नहीं रोकेगा। कल दोपहर तक हम सोने को अपने कब्जे में लेकर वापस ले आएंगे, जिसके बाद अमेरिका जाकर हम सब के सब ऐश की जिंदगी जिएंगे। अगली सुबह चारों के चारों अपनी गाड़ी से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो बंकर है। वहां पर इराकी सोल्जर्स होते हैं, वो इन्हें देखकर डर जाते हैं, अपने हथियार नीचे रख देते हैं। पर वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करो। दरअसल जंग की वजह से सब के सब भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके पास दवाइयाँ नहीं है और इन सबको लगता है कि अमेरिकन यहाँ पर इनकी मदद करेंगे। लेकिन ये चारों के चारों नीचे बंकर में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ इराकी सोल्जर्स होते हैं। ये उन सोल्जर्स को नक्शा दिखाकर पूछते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। वहाँ पर एक आदमी बताता है कि ये जगह यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ दूर दूसरे गाँव में है। इसके बाद ये सब के सब बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वहाँ के लोग इनसे खाने की गुहार करते हैं। इनके पास गाड़ी में जितना भी खाना और पानी होता है ये वहाँ के लोगों को देकर उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये रुकते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो बंकर कहाँ पर है जहाँ पर गोल्ड है। मेजर आर्ची एक बार फिर से उस नक्शे को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि जहाँ से अभी हम आए हैं वहीं पर वो बंकर है। वहाँ पर एक कुआं था जिसके चारों तरफ सोल्जर्स थे, हो सकता है कि उस कुएं के अंदर से ही बंकर का रास्ता हो, हमें वापस जाना होगा। और ये सोचकर एक बार फिर से चारों के चारों उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां पहुंचकर सबसे पहले कुएं के पास खड़े इराकी सोल्जर्स को सरेंडर करवाते हैं। ये देखते हैं कि कुएं के ऊपर एक दरवाज़ा है और जब उसे खोलते हैं तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां होती है। इनका जो साथी विग है उसे कुएं के भारी पहरा देने के लिए कहते हैं। बाकी तीनों के तीनों कुएं के अंदर चले जाते हैं जहां ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा एक बंकर है जहां पर बहुत ही कीमती सामान रखा है। ये सारा का सारा सामान इराक ने कुवैत से चुराया है। यहाँ पर सोल्जर्स भी होते हैं और अब मेजर आर्ची एक इराकी सोल्जर के सर पर गन तान कर उससे सोने के बारे में पूछते हैं, पर वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक दरवाज़ा है। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। इसके बाद इन्हें एक और दरवाजा दिखता है जिस दरवाजे को इराकी सोल्जर से खुलवाते हैं। हालांकि वो इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहता था और दरवाजे से होते हुए जब ये एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर कुवैत की बहुत सारी कीमती चीजें होती हैं जिसमें महंगी घड़ियाँ, सोना और चांदी है। ये वही सोना होता है जिसकी तलाश में चारों के चारों यहाँ तक आए हैं। जब इस सोने के बैग को उठाते हैं तो बैग फट जाता है क्योंकि सोना बहुत भारी है। ये समझ जाते हैं कि इन बैग्स के अंदर सोने को यहाँ तक नहीं लाया गया। जिसके बाद इन्हें यहाँ पर कुछ मजबूत बैग्स मिलते हैं जिसके अंदर इस सोने को डाल लेते हैं और कुएं के बाहर ट्रक के अंदर सोने को लोड करना शुरू कर देते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इराकी सोल्जर्स अपने इराक के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम सद्दाम हुसैन है, इन सब ने अमेरिका के कहने पर उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया होता है और अब सद्दाम
सद्दाम हुसैन यहाँ के लोकल लोगों को सजा दे रहा है। अब इराक का एक कमांडर मेजर आर्ची के पास आता है। मेजर आर्ची कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुवैत का सोना नीचे रखा हुआ है वो हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं ताकि कुवैत को वापस दे दें। वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और अब वो अपने सोल्जर से सारे के सारे सोने को इनकी गाड़ी में लोड करवा देता है। अब ये सोना लेकर यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी एक इराकी महिला जो कि इराकी सोल्जर्स की बंदी है वो कहती कि हमें आज़ाद करवा दो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। और तभी इराकी सोल्जर उस लेडी को मार देता है, जो देखकर मेजर आर्ची को बहुत दुख होता है। अब वो इराकी कमांडर के पास जाता है और कहता है कि इन्हें छोड़ दो, पर कमांडर ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद इनकी आपस में मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें इराकी कमांडर के साथ और भी बहुत सारे इराकी सोल्जर्स को मार देते हैं। बाकी जो इराकी सोल्जर्स होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। मेजर आर्ची अपने साथियों से कहते हैं कि हम इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि इराकी सोल्जर्स इन्हें मार देंगे, इन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे और सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। सार्जेंट उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमारा काम हो गया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर उसे मेजर आर्ची के ऑर्डर्स को मानना पड़ता है क्योंकि वो उससे रैंक में बड़ा है और अब ये इन लोगों को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। वहीं अब इसी जगह पर जहाँ पर अमेरिकन्स ने कमांडर को और दूसरे इराकी सोल्जर्स को मारा है, वहाँ पर एक दूसरा कमांडर आ जाता है, जिसे एक सोल्जर बताता है कि अमेरिकन्स ने यहाँ पर आकर सारा गोल्ड ले लिया और हमारे सोल्जर्स को भी मारा। वो उन विद्रोहियों को भी ले गए जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ थे। ये सुनने के बाद कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अमेरिकन्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, हम उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अगर हमने ऐसा किया तो सद्दाम हुसैन हमें नहीं छोड़ेगा और अब ये तय करते हैं कि ये उन अमेरिकन्स का पीछा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें मेजर आर्ची को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे वो दूसरी गाड़ी होती है जिसमें सोना है, जिसे सार्जेंट चला रहे हैं। पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सामने कतार से बहुत सारी लैंड माइंस हैं। ये अपनी गाड़ी को अब रोक नहीं सकते, इसीलिए सबके सब गाड़ी से कूद जाते हैं। इनकी गाड़ी जैसे ही लैंड माइन के ऊपर जाती है वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे बहुत सारा मलबा हवा में उड़ता है और मलबे का एक टुकड़ा पीछे आ रही गाड़ी जो कि सार्जेंट चला रहा होता है उसके फ्रंट ग्लास पर लगता है, जिससे वो गाड़ी पलट जाती है। चारों तरफ अब बहुत सारा धुआं भी होता है। दरअसल ये केमिकल गैसेज है जो कि इराकी सोल्जर्स ने इनके ऊपर छोड़ी हैं। अब यहाँ पर सार्जेंट देखता है कि दो बच्चे लैंड माइन की तरफ भाग रहे हैं, वो उन दोनों को बचा लेता है, पर तभी वहाँ पे इराकी सोल्जर्स आ जाते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। चारों तरफ धुआं होता है, इसीलिए मेजर आर्ची और उसके साथ ही सार्जेंट की मदद नहीं कर पाते। इन सबको कुछ भी दिख नहीं रहा होता। तभी यहाँ पर जो रेबल यानी कि विद्रोही लोग हैं इनके साथ ही आते हैं जिनकी जान मेजर आर्ची ने बचाई है और वो इन सब को अपने साथ नीचे गुफा में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट को इराकी सोल्जर एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर बहुत सारे फोन्स होते हैं। वो सभी फोन्स को चेक करता है जो ऑफ होते हैं, लेकिन एक फोन अब भी उसमें ऑन होता है जिससे वो अपनी यूनिट में कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि मेरी यूनिट को बताएं कि मुझे इराकी सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। हमें उसकी यूनिट को दिखाया जाता है जहां पर कर्नल को पता चल जाता है कि मेजर, सार्जेंट और दो और सोल्जर्स यहां से गायब हैं। जिसके बाद एक सोल्जर बताता है कि उन्हें एक मैप मिला था, जिससे कर्नल को समझ में आ जाता है कि वो अपने पर्सनल मिशन के लिए यहां से निकल चुके हैं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ है। हमें मेजर आर्ची और उसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो जमीन के नीचे रिबेलियस ग्रुप के लीडर के साथ होते हैं। इनके पास अब भी वो सारा सोना है। रिबेलियस ग्रुप का जो लीडर होता है वो मेजर आर्ची से कहता है कि हम तुमसे एक डील करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथी सार्जेंट को किसी भी कीमत पर बचाकर छुड़ाकर यहाँ पर ले आएंगे। इसके बदले तुम्हें हमें बॉर्डर पार करवाना होगा और कुवैत के रिफ्यूजी कैंप में छोड़ना होगा, साथ ही जो सोना इसका आधा हिस्सा भी तुम हमें दोगे। मेजर उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद ये सब के सब गुफा से निकलकर एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर पहले से एक ग्रुप होता है। ये भी रिबेलियस ग्रुप है यानी कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ है। यहाँ पर जो रिबेलियस ग्रुप का लीडर होता है जिसके साथ मेजर ने सौदा किया है, वो इस गांव के ग्रुप के लीडर से कहता है कि हमें गाड़ी और रेडियो चाहिए। वो लीडर इन्हें खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती है जो सद्दाम हुसैन ने कुवैत से चुरा कर यहाँ पर रखी थी, पर अब ये सब सद्दाम हुसैन के खिलाफ है। इसीलिए मेजर को सोने के बदले सारी की सारी गाड़ियाँ बेच देते हैं। जिसके बाद मेजर आर्ची अपने दोनों साथियों और रिबेलियस ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं उन सब के साथ गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते हैं। रिबेलियस ग्रुप का जो लीडर है वो कहता है कि हमें सार्जेंट को आज़ाद करवाने से पहले सारे के सारे सोने को छुपाना होगा। ये सारा सोना जमीन के अंदर दफना देते हैं। जिसके बाद रिबेलियस ग्रुप का जो लीडर होता है वो मेजर आर्ची से कहता है कि जिस जगह तुम्हारे साथी यानी कि सार्जेंट को बंदी बनाकर रखा गया है वहाँ पर सद्दाम हुसैन के बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उनसे लड़ना नामुमकिन है। लेकिन उन सब की एक कमी है, वो सद्दाम हुसैन से बहुत ज़्यादा
डरते हैं और हमें उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। इसके बाद हमें उस बंकर के बाहर, जिसके अंदर सार्जेंट को बंदी बनाकर रखा गया है, वहाँ पर एक गाड़ी को रुकते हुए दिखाया जाता है, जिसके अंदर से सद्दाम हुसैन का एक सोल्जर वहाँ पर खड़े गार्ड से कहता है कि सद्दाम हुसैन यहाँ पर आने वाला है, वो तुम सबसे बहुत ज्यादा गुस्से में है, यहाँ पर आकर वो तुम सबको मार देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गार्ड देखता है कि दूर से कुछ इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही है और ये गाड़ियां सद्दाम हुसैन की गाड़ियों की तरह होती है, जिससे उसे उस आदमी की बात पर यकीन आ जाता है। वो नीचे बंकर के अंदर जाता है और सबको कहता है कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन आने वाला है, जो हम सबसे बहुत नाराज है, वो यहाँ पर आकर हम सबको मार देगा। ये सुनकर सबके सब डर जाते हैं और अपने हथियार छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर के बाद उसी बंकर, उसी किले के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें मेजर और रिबेलियस ग्रुप के लोग होते हैं। सबके सब अंदर आ जाते हैं, जहां पर ये पूरी जगह की तलाशी लेते हैं। मेजर किसी तरह से उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर इन्होंने सार्जेंट को कैद करके रखा है। मेजर वहां पर कुछ सोल्जर्स को मार देता है। वहां पर कैप्टन भी होता है, जिसने सार्जेंट को बहुत टॉर्चर किया होता है। मेजर सार्जेंट को गन देता है, लेकिन उस गन से वो इराकी कैप्टन को नहीं मारता। यहीं इसी बंकर के अंदर बहुत सारे रिबेलियस ग्रुप के और भी बंदी होते हैं। ये उन सबको भी आज़ाद करवा देते हैं। बाहर हमें दिखाया जाता है जहां पर कुछ इराकी सोल्जर्स रिबेलियस ग्रुप के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। विग, जो कि एक जगह छुपा होता है, जब वो सार्जेंट को देखता है तो भागता हुआ उसकी तरफ आता है और ठीक उसी वक्त एक इराकी सोल्जर उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। ये उस सोल्जर को मार देते हैं जिसने विग पर गोली चलाई होती है। विग को गोली लगने की वजह से सार्जेंट बहुत दुखी होता है। वो मेजर आर्ची को मदद के लिए आवाज लगाता है और ठीक उसी वक्त एक और इराकी सोल्जर, जो कि छुपा होता है, वो यहाँ पर सार्जेंट को गोली मार देता है। मेजर आर्ची उस इराकी सोल्जर को मार देते हैं और अब वो अपने दोनों साथियों के पास आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि विग और सार्जेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सार्जेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए वो एक सुई उस जगह लगाते हैं जहाँ पर सांस लेने की नली होती है, जिसके बाद सार्जेंट को पहले से नॉर्मल लगता है। सार्जेंट देखते हैं कि उनके साथी विग की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और अब मेजर आर्ची रेडियो से एक सोल्जर को कॉल करते और कहते हैं कि तुम कैंप जाओ, जहां पर मेरा एक दोस्त है जो कि ड्राइवर है, उससे कहना कि 4 ट्रक लेकर इस जगह पर पहुंच जाए। साथ ही एड्रीना को, जो कि रिपोर्टर है, जिसे पहले मेजर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया करता था, उसे भी अपने साथ लाने के लिए कहता है। इसके बाद ये सब के सब उस जगह जाते हैं जहाँ पर इन्होंने गोल्ड को जमीन के अंदर दफनाया था। वहाँ से गोल्ड निकाल कर यहाँ के कुछ लोकल लोगों को देते हैं, ताकि उस गोल्ड से इनकी मदद हो सके। गोल्ड पाकर वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये सारे के सारे गोल्ड को एक बार फिर से दफना देते हैं, क्योंकि मेजर सबसे पहले यहाँ के जो रिबेलियस ग्रुप के लोग हैं, जिन्हें इराकी सोल्जर यानी कि सद्दाम हुसैन और उसके लोग मारना चाहते हैं, उन सबको बॉर्डर पार करवाना चाहता है। जल्दी यहाँ पर 4 ट्रक्स आ जाते हैं, जिन ट्रक्स में ये सभी लोगों को ईरान और इराक के बॉर्डर पर ले जाते हैं, जहाँ पर सद्दाम हुसैन के सोल्जर्स होते हैं। पर जब वो देखते हैं कि ये अमेरिकन सोल्जर्स है, तो किसी भी रिबेलियस ग्रुप के मेंबर को नहीं रोकते, जिसके बाद सब के सब बॉर्डर पार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एड्रीना, जो कि रिपोर्टर है, वो इस पूरी न्यूज को कवर करती है। तभी आसमान में हमें 3 हेलीकॉप्टर्स को दिखाया जाता है, इसमें अमेरिकन कर्नल और सोल्जर्स होते हैं। कर्नल यहाँ पर आकर जितने भी इराकी रिबेलियस होते हैं, उन सबको बॉर्डर पार करने से मना कर देते हैं और सभी रिबेलियस लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। बॉर्डर पार ना करने का मतलब है कि इन सबको सद्दाम हुसैन और उसके सोल्जर्स मार देंगे। ये देखकर रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मेजर भी ये देखकर हैरान होता है। वो चाहता है कि सभी लोगों की जान बच जाए, इसीलिए वो कर्नल से कहता है कि हमने बहुत सारा गोल्ड बरामद किया है, जो कि कुवैत का था, जो कि इराक ने चुराया था, वो हमारे पास है। अगर तुम इन सबको यहाँ से जाने दो तो वो सारा का सारा गोल्ड हम तुम्हें सौंप देंगे। इनके पास एक गोल्ड बार भी होता है, जो गोल्ड बार देखकर कर्नल को समझ में आ जाता है कि ये सच कह रहे हैं और अब रिपोर्टर को भी उसकी स्टोरी मिल चुकी है। जिसके बाद कर्नल सबको बॉर्डर पार करने देता है। बॉर्डर पार करने के बाद रिबेलियस ग्रुप का लीडर और जितने भी रिबेलियस लोग होते हैं, वो सब के सब मेजर को और उसके साथी को बाय करते हैं और बॉर्डर पार करके एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल जाते हैं। कर्नल मेजर सार्जेंट को और इनके तीसरे साथी को कहता है कि मैं तुम सब का कोर्ट मार्शल करवाऊंगा, लेकिन असल जिंदगी में इन तीनों का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था, बल्कि इन्हें बाइज्जत रिटायरमेंट दे दी गई थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था रिपोर्टर एड्रीना का, जिसकी रिपोर्टिंग की वजह से इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। और अब ये अपने देश, अपनी जिंदगी में, अपनी पुरानी लाइफ में लौट चुके हैं, जहाँ पर इस सब के सब सेटल्ड हैं। इराक ने कुवैत को उसका गोल्ड वापस लौटा दिया, पर कुवैत का कहना था कि अब भी कुछ गोल्ड गायब है और ये वही गोल्ड होता है जो मेजर ने रिबेलियस ग्रुप के लोगों को, जो कि हालात के मारे थे, उन्हें दे दिया था। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।